जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बायोलॉजी को। बायोलॉजी जो है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। बायोलॉजी के बायोलॉजी जो है, जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम नई सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करने वाले हैं, वो है बायोलॉजी। आप लोगों को फिजिक्स के भी कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे और साथ में ही आप लोगों को अल्टरनेट मतलब कुछ गैपिंग में अल्टरनेट में जो है आप लोगों को बायोलॉजी के भी वीडियो मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, बायोलॉजी की अपनी कंपटीशन लेवल वाली बायोलॉजी होगी। आप कंपटीशन लेवल जो कंपटीशन में आती है उस टाइप की बायोलॉजी जो है यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो आप कंपटीशन, जो भी बच्चे कंपटीशन करना चाहते हैं वो बायोलॉजी को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम बायोलॉजी को यहाँ पे देखेंगे। बायोलॉजी, ठीक है। अब बायोलॉजी को हिंदी में कहते क्या है, जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी को समझने से पहले हम समझेंगे कि बायोलॉजी जो है ये कहाँ से आया हुआ है। साइंस का हिस्सा है बायोलॉजी जो है, साइंस का हिस्सा है। साइंस टू टाइप होती है। साइंस जो होती है वो क्या होती है, दो प्रकार की होती है। साइंस जो होती है वो दो प्रकार की, पहली होती है हमारी सजीव विज्ञान, दूसरी क्या होती है, निर्जीव विज्ञान। अब सजीव विज्ञान के भीतर पाया जाता है बायोलॉजी। कौन पाया जाता है, सजीव विज्ञान के भीतर बायोलॉजी पाया जाता है। ठीक है, अब कोई शब्द पूछा जाता है कि साइंस शब्द किसने दिया था, तो साइंस शब्द जो था वो लैमार्क नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने साइंस शब्द दिया था। ठीक है, तो अब इसमें समझिए साइंस दो प्रकार का, निर्जीव और सजीव होता है। सजीवों में पाई जाती है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी को क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं और वनस्पति विज्ञान। सजीव वाले में कौन कौन आती है, जंतु विज्ञान आता है, वनस्पति विज्ञान आता है और सूक्ष्म जैविकी विज्ञान आता है। तो हम यहाँ पे समझेंगे बायोलॉजी को। बायोलॉजी समझते हैं, बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, इसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान, हिंदी में इसको जीव विज्ञान कहा जाता है। और इसके जनक कौन है, तो इसके जनक अरस्तु हैं। कौन है, अरस्तु। अरस्तु जो है वो बायोलॉजी के जनक कहे गए। ठीक है, पुराने समय में सबसे पहले टाइम पे जो थे अरस्तु भाई साहब समझते थे कि जो जीव विज्ञान है, मतलब जो जीव विज्ञान है उसके भीतर केवल जानवर आता है और मनुष्य आता है। कौन आता है, ये जो हम मानव और कौन आता है, और हमारे जानवर आते हैं। ठीक है, लोगों को भ्रम था कि जीव विज्ञान के भीतर केवल जानवर और मनुष्य आता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात ये पता चला कि जीव विज्ञान के भीतर ही एक इसके दो पार्ट जोड़े गए और बताया कि सजीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान भी आती है। ठीक है, तो इसके दो पार्टों में इसको पढ़ा गया। एक था हमारा जूलॉजी। कौन था, जूलॉजी। जूलॉजी, दूसरा क्या था हमारा, बॉटनी। दूसरा था बॉटनी। बॉटनी, ठीक है, दूसरा हमारा बॉटनी था। ध्यान से देखिएगा, जूलॉजी जो थी, जूलॉजी जो है वो जंतु विज्ञान होती थी और बॉटनी जो थी वो वनस्पति विज्ञान है। क्या है, बॉटनी जो थी वनस्पति विज्ञान। बात ये आती है कि हमारी जो जूलॉजी है इसके जनक कौन है, इसको खोजा किसने है, किसने इसको बताया। तो जूलॉजी भी किसने बताया है, अरस्तु ने ही। अरस्तु इसके जनक है। जूलॉजी के जनक कौन है, तो वो अरस्तु। कौन है, अरस्तु। जूलॉजी के जनक अरस्तु है। बट बॉटनी को क्या कहते हैं, बॉटनी के भीतर कौन आता है, तो बॉटनी के भीतर जो आता है वो पादप आते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे बॉटनी के भीतर आते हैं। और बॉटनी जो है इसको खोजने वाले कौन थे, थियोफ्रेस्टस थे। कौन थे, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस कौन थे, थियोफ्रेस्टस जो थे ये किसके, बॉटनी के जनक थे। बॉटनी के जनक जो थे वो थियोफ्रेस्टस थे। बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस थे। इसके भीतर कौन आता है, पादप आता है। कौन आता है, पादप। ठीक है, बॉटनी के भीतर कौन आता है, पादप। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है, तो बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। अगर पूछा जाए बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो आप सीधे बता देना बायोलॉजी के जनक अरस्तु है। देखिए, बायो और लॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, ये वाला नहीं लॉजी। ठीक है, वो लॉजी नहीं है, ये लॉजी दूसरा है। ठीक है, तो आप यहाँ समझिएगा बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु। जंतु विज्ञान पता चल गया, बॉटनी पता चल गया। अब हमको पढ़ना है बायोलॉजी में जंतुओं को बारे में पढ़ना है। तो जंतुओं को जब पढ़ा जाएगा तो जंतुओं की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है। तो सबसे पहले हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, कोशिका का अध्ययन। अब हम सबसे पहले देखते हैं कोशिका के बारे में। क्या देखते हैं, कोशिका। सेल को देखते हैं, किसको देखते हैं, कोशिका को। इसे सेल अंग्रेजी में कहा जाता है, कोशिका। ठीक है,
कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल। लेकिन अगर ये पूछा जाए, क्वेश्चन आते हैं, जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान से इसको सुनिएगा। ठीक है, कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है, हिंदी में कोशिका कहा जाता है। और अगर इसको वैज्ञानिक भाषा में पूछा जाए कि इसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं कोशिका को, तो साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका को वैज्ञानिक भाषा में साइटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटो। साइको मत बोलना, साइको मतलब पागल होता है, लेकिन साइटो मतलब क्या होता है? कोशिका। अगर इसमें हम लोजी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? लोजी। ठीक है, तो साइटोलॉजी हो जाएगा। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका का अध्ययन करना, अर्थात कोशिका विज्ञान मतलब होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। इसी का मतलब होता है कोशिका का अध्ययन करना। क्वेश्चन आता है, कोशिका का अध्ययन किसे कहा जाता है? ठीक है, कोशिका का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो कोशिका का अध्ययन जो होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाती है। ठीक है, कोशिका विज्ञान कहलाती है। आप ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या होती है? कोशिका। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया, या फिर कोशिका के जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आता है। कोशिका के जनक किसे कहा जाता है? तो कोशिका के जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक व्यक्ति थे, इनको कोशिका का जनक कहा जाता है। कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहा जाता है। बट बड़ी अफसोस की बात यह है, इन्होंने कोशिका की खोज तो किया, लेकिन वो मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका। अब ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। अगर ये भी पूछा जा सकता है, आपके जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि मृत कोशिका कहाँ पर खोजा था, तो वो थे मधुमक्खी के छत्ते में। कहाँ पे? मधुमक्खी, मधुमक्खी के छत्ते में, छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में। कहाँ पे? मधुमक्खी के छत्ते में मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, जब इन्होंने मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति ने, रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति ने मृत कोशिका की खोज मधुमक्खी के छत्ते में किया, तो उन्होंने इसका एक नाम भी रखा। उसका नाम रखा कोसा। क्या रखा? कोसा। ये कोई हम कहानी नहीं बता रहे हैं, किताब की लिखी हुई बात बता रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सारी चीजें जो है आप लोगों के इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हैं, सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए, मधुमक्खी के छत्ते में इन्होंने खोज किया और इसका नाम रखा कोसा। ठीक है, अब बात ये आ जाती है, जब मृत कोशिका की खोज किया इन्होंने, तो फिर जीवित कोशिका किसने बनाई? तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। इनका नाम बड़ा अजीब है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज किया। किसकी? लाइव की। LIV, लाइव कोशिका की खोज किया था एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक। आप लीवेनहॉक, लाइव मतलब होता है जीवित, और लाइव से याद रखिए ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक। तो लीवेनहॉक नामक व्यक्ति जो थे, उन्होंने क्या किया? इन्होंने जीवित, जिंदा कोशिका की खोज कर दिया। पहले ये मरी हुई कोशिका को खोजा, और इन्होंने क्या कर दिया? जिंदा कोशिका की खोज कर दिया। अब जिंदा कोशिका को जब इन्होंने खोजा, तो इसका एक नाम भी रखा। वो नाम था, क्या था? बैक्टीरियम। क्या नाम रखा? बैक्टीरियम नाम रखा। बड़ा सुंदर नाम रख दिया है, बैक्टीरियम। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम इसका नाम रखा, और सुंदर सा नाम। उन्होंने कोसा नाम रखा था, और इन्होंने बैक्टीरियम नाम रखा। तो आप बता सकते हैं कि जीवित कोशिका जिन्होंने खोजा था, उसका फिर उन्होंने नाम क्या रखा? तो उसका नामकरण किया बैक्टीरियम। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा। जब इन्होंने मृत कोशिका और जीवित कोशिका की खोज कर दिया, उसके बाद चाहते तो यही लोग, दोनों लोग मिल करके कोशिका के भीतर जा करके उसके भीतरवा में क्या है, उसको खोद खोद करके देख सकते थे कि कोशिका के भीतर क्या है। पहली बात तो कोशिका बहुत छोटी होती है। ठीक है, राई के दाने के समान होती है, दिखती नहीं है। ठीक है, कोशिका राई के दाने से भी बहुत ही छोटी होती है, कोशिका नजर नहीं आती है। तो उसको खखोर कैसे पाते? उसको खोद के कैसे देख सकते थे? तो ये पता नहीं कर पाए। ये दोनों लोग उसके भीतर झांक करके नहीं देख पाए। तीसरा एक व्यक्ति था, जिन्होंने उसके भीतर झांक करके देखा, और बताया कि कोशिका के भीतर भी कुछ है, जो उसमें पाए जाने वाले अन्य पदार्थों को कंट्रोल कर रहा है। उन्होंने बताया
कि कोशिका के भीतर जो दूसरे को कंट्रोल करता है केंद्रक, ठीक है, उनको नाम क्या दिया, केंद्रक। तो सबसे पहले कोशिका के भीतर पाए जाने वाले अंगों को जो कंट्रोल कर रहा था उसका नाम क्या दिया, उसका उसकी खोज किया, किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया भाऊ, रॉबर्ट ब्राउन ने। पहले हम मार्कर को ब्लड चढ़ा लेते हैं फिर पढ़ाते हैं। हम्म, चलिए समझिएगा, हम बता रहे थे ये कि कोशिका के भीतर जो अंदर को कोई पाया जा रहा था जो कंट्रोलिंग कर रहा था, कोशिका के भीतर सभी को कंट्रोल करने वाला जो व्यक्ति था उसकी खोज किया रॉबर्ट ब्राउन ने। क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति ने किसकी खोज कर दिया, तो वो खोज किया केंद्रक की। किसकी खोज किया, केंद्रक की। अब एक चीज समझिएगा, अगर कोई एक ही व्यक्ति इन तीनों चीजों की खोज कर देता तो ये तीन नाम याद करने की कोई जरूरत थी, नहीं आती। ये फालतू में क्या है, अगर कोई व्यक्ति जैसे यही भाई साहब जीवित कोशिका की ढूंढ लेते, खोज कर लेते, मरी हुई खोज पाए थे, जिंदा नहीं खोज पाए थे, जिंदा भी खोज लेते, और जिंदा खोज लेते तो ये कौन काम आता, ये कोई काम नहीं आता। ठीक है, एंटोनी वान लुएनहाक का कोई काम नहीं था। उसके बाद उसी के भीतर खोद के देख लेते क्या है, कौन कंट्रोलिंग कर रहा है, तो इनका नाम नहीं आता रॉबर्ट ब्राउन का। लेकिन काहे ऐसा करते काहे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रक की खोज जो है, अर्थात कोशिका को कंट्रोलिंग करने वाला जो अंग है वो केंद्रक है, और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया, कितने सन में किया, तो 1831 में किया। कितने सन में किया, 1831 में किया। रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने मृत कोशिका की खोज किस सन में किया था, तो 1665 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृत कोशिका किस सन में खोजी गई, तो 1665 में। और एंटोनी वान लीवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज कब किए थे, तो वो जीवित कोशिका की खोज किए थे 1674 ईस्वी में। कितने में, 1674 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, जीवित कोशिका खोजी गई 1674 में, और मृत कोशिका खोजी गई 1665 में, और उसके भीतर पाए जाने वाला केंद्रक जो था वो खोजा गया हमारा 1831 में। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोशिका का जो है छोटा मोटा चीज समझ में आ गया होगा। अब हम आगे समझते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि सबसे छोटी, ओवरऑल पूरी दुनिया में, अगर पूरे दुनिया में बात किया जाए कि पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो पूरे दुनिया में क्या है, पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया में, अगर पूरे दुनिया में बात किया जाए, पूरे दुनिया में सबसे छोटी पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कौन सी चीज है, पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। और पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका वो जो शुतुरमुर्ग होता है ना, एक पैर अगर मार देना तो उसी पे गिर जाओगे, इतना मजबूत होता है इसका टंगवा। ठीक है, उसकी जो टंगवा होती है ना, टंगरी, वो बहुत मजबूत होती है, लंबा चौड़ा होता है, शुतुरमुर्ग होता पक्षी है बट उड़ नहीं पाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा पक्षी है जो पक्षी होने के बावजूद भी उड़ नहीं पाता है, तो यही है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पक्षी होने के बावजूद भी उड़ नहीं पाता है, सीधे दौड़ता है। ठीक है, भागेगा, उड़ नहीं सकता है। तो ये है, और इसी का जो अंडा होता है, ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है, अंडा। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, अब अगर बात की जाए मानव में, किसमें बात किया जाए, मानव में, ध्यान से देखिएगा। अगर मानव में बात की जाए, मानव में सबसे छोटी कौन सी चीज होती है, सबसे छोटी कोशिका मानव में। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है मानव में,
मानव में सबसे छोटी कोशिका की अगर बात की जाए तो हमारा आता है शुक्राणु, जिसे आप स्पर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पर्म, अर्थात शुक्राणु कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। शुक्राणु। तो शुक्राणु जो होता है, मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म। ठीक है, स्पर्म सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है? मानव में। अगर बात फीमेल में की जाए, महिला में, स्त्री में अगर बात की जाए कि मानव की बात की जाए, मतलब मानव में मेल में पाई जाती है शुक्राणु और फीमेल में पाया जाता है अंडाणु। अंडाणु जो होता है वो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह फीमेल में पाई जाती है। ये बड़ी कोशिका होती है। मानव की बात की जा रही है, ओवरऑल पूरे दुनिया में बात की जा रही थी। देखिए, ध्यान से देखिए, गलती कर देते हैं बच्चे। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी कोशिका, ये लगा देगा ये पूरा। जब पूरे ओवरऑल पूरे दुनिया में पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा, मानव में पूछा जाए सबसे छोटी तो शुक्राणु, सबसे बड़ी तो अंडाणु, ओभम होता है। क्या होता है? ओभम, अंडाणु। क्या कहते हैं इसको? अंडाणु। अंडाणु। ठीक है, अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। अगर ये पूछ दिया जाए मानव में कि सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तो तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? न्यूरॉन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। सबसे लंबी, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका जो होती है न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन। न्यूरॉन को हिंदी में तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका कहते हैं। न्यूरॉन को हिंदी में तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका। ठीक है, तो ये न्यूरॉन हो गया। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। हमारा जो ब्रेन होता है, ये हमारा ब्रेन, ये एनसीबी होता है पूरे बॉडी का। ये ब्रेन जो होता है ये हमारा न्यूरॉन का बना होता है। कंप्लीटेड 98%, 99% जो होता है न्यूरॉन का ही बना होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें न्यूरॉन होता है और न्यूरॉन का कभी विभाजन नहीं होता है। अगर इसमें चोट लग गई ना, इसमें अगर चोट लग गई एक ही बार में, तो एनसीबी डिलीट हो जाती है सीधे, या तो व्यक्ति कोमा में जाएगा। अगर इसमें फर्स्ट से कोई अगर इसमें मार देता है तो गाँव में देखो पत्थर फेंक के मार देता है। पत्थर फेंकेगा, हुमच के मारेगा बहुत जोर से, और ये क्या हो जाएगा? अगर जा करके हड्डी वड्डी फाड़ करके या नीचे अंदर लग गया तो वो बेहोश हो जाता है सीधे। कभी कभी क्या होता है? कोमा में चला जाता है। बात समझ पा रहे हो? नहीं, लंबी न्यूरॉन, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन। इसको आप नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप जो हम बोलते जा रहे हैं उसको आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और उसको साथ में नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि नोट्स जब आप अपने आप बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। हमारे द्वारा बनाए गए जो नोट्स होंगे, जैसे हम आपको अवेलेबल भी कराएं, तो वो आप हमारे द्वारा लिखे गए नोट्स अलग टाइप के हैं। तो आप क्या करिए, अपने हिसाब से अगर नोट्स बनाइए तो और भी अच्छी बात होती है और आपको जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से नोट्स, हम बोलते जा रहे हैं, जैसे कि ये है सबसे लंबी कोशिका मानव में तो न्यूरॉन, सबसे बड़ी कोशिका मानव में अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। अगर पूरे दुनिया में बात की जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुक्रमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे मृत कोशिका की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट हुक थे, मृत कोशिका की खोज किया था। और जिस कहाँ पर खोजा था? तो मधुमक्खी के छत्ते में खोजा था। उसका नाम क्या रखा? कोसा रखा। कब खोजा? 1665 में। ठीक है, अब बात आती है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट, सॉरी, एंटोनी वान लीवेनॉक। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी वान लीवेनॉक। कौन खोजा? हाँ, एंटोनी वान लीवेनहॉक। कौन खोजा? एंटोनी वान लीवेनहॉक। कौन खोजा? एंटोनी वान लीवेनहॉक। याद हुआ ना? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने खोजा था जीवित कोशिका। कब खोजा? 1674 में। 1674 में खोजा था। और रॉबर्ट ब्राउन की खोज किसने किया? केंद्रक ने। केंद्रक का काम क्या होता है? कोशिका के भीतर पाए जाने वाले अंगों को, पदार्थों को कंट्रोलिंग करना था, कंट्रोल करना था, उनको संभालना। ठीक है, वो होता है केंद्रक। अब हम समझेंगे कोशिका की संरचना। क्या समझेंगे? कोशिका की संरचना। और एक चीज है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका का सिद्धांत दो व्यक्ति थे, उन्होंने दिया। पूछा जाता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। आप इसको भी याद रखिएगा, कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्वान और स्लाइडन। स्वान और स्लाइडन दो व्यक्ति थे, उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका का सिद्धांत स्वान और स्लाइडन दो व्यक्ति थे, उन्होंने दिया। इन्होंने, दो व्यक्ति थे, स्वान और स्लाइडन। स्वान और दूसरे थे स्लाइडन। दूसरे कौन थे? स्लाइडन। तो स्वान और स्लाइडन दो व्यक्ति थे। स्वान और स्लाइडन। स्वान जो थे वो क्या? जंतु विज्ञान के विशेषज्ञ थे। जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी के विशेषज्ञ जो थे, जूलॉजी,
जो इससे पहले पढ़ाए थे जूलॉजी, ठीक है, जिसकी खोज अरस्तु ने किया था। ठीक है, जनक माने जाते हैं अरस्तु, लेकिन उसके विशेषज्ञ कौन है, तो वो है स्वान। स्वान जो है वो जंतु विज्ञान के विशेषज्ञ माने जाते थे, और स्लाइडेन जो थे वो वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी के विशेषज्ञ माने जाते थे, बॉटनी के शास्त्री माने जाते थे। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि जंतु विज्ञान जो थी वो खोजा किसने, जनक कौन है, अरस्तु। बॉटनी के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस, 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 थियोफ्रेस्टस कौन थे, थियोफ्रेस्टस थे। लेकिन इसके जनक मतलब जो बॉटनी थी, वनस्पति विज्ञान थे, उसके विशेषज्ञ कौन है, तो स्लाइडेन थे। कौन थे, स्लाइडेन। तो इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। इन्होंने दोनों लोगों ने मिल करके एक बात बोली कि प्रत्येक जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिका क्या होती है, प्रत्येक जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, स्वान और स्लाइडेन के अनुसार प्रत्येक जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, वो कोशिका है। ठीक है, कोशिका क्या है। अब अगर कोई पूछता है कि कोशिका क्या है, तो प्रत्येक जीव छोटी इकाई से मिलकर बना होता है, उस छोटी इकाई को ही कोशिका कहा जाता है। प्रत्येक जीव छोटी इकाई से मिलकर बना होता है, छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है, उसी को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट मारिएगा, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। अब हमको पढ़ना है कोशिका की संरचना। चलिए देखिए, अब हम यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे, कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना, सबसे पहले कोशिका की संरचना को समझे। कोशिका बनी काहे की होती है, तो कोशिका बाबू बनी होती है, कोशिका के भीतर बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, और कोशिका के बाहर क्या होती है, एक इस टाइप की, मतलब एक क्या होती है, पन्नी बनी होती है, पन्नी लगी होती है। वो पन्नी काहे की बनी होती है, बहुत पतली सी पन्नी होती है, क्योंकि कोशिका बहुत छोटी होती है। क्या होती है, कोशिका बहुत छोटी होती है, इसलिए इसके चारों तरफ, कोशिका के चारों तरफ एक बहुत पतली पन्नी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, अर्थात सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में बोले तो सेल मेम्ब्रेन, वैसे कोशिका झिल्ली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली। तो ये जो हम बना के रखे हैं, ये ब्लैक ब्लैक अंडा टाइप की जो बनी हुई है, ये कोशिका झिल्ली है। और इस कोशिका के भीतर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट पाए जाते हैं। तो एक बात आ जाती है, कभी कभी पूछा जाता है कि कोशिका से भी कोई चीज छोटी होती है, तो हाँ, कोशिका से भी छोटी चीज होती है। क्यों, क्योंकि कोशिका के भीतर भी कुछ ऐसे चीज होती है ना। तो जब कोशिका के भीतर भी कोई चीज है, इसका मतलब है कि कोशिका बिल्कुल छोटी नहीं है, कोशिका से भी कोई छोटा है। अब कोशिका से जो छोटे हैं उसको समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन काहे की बनी होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। काहे की बनी होती है, कोशिका कोशिका झिल्ली जो होती है वो, कोशिका झिल्ली काहे की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली काहे की बनी होती है, प्योरली प्रोटीन की बनी होती है। इसके भीतर क्या होता है, इसके भीतर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके भीतर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके भीतर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसके भीतर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, इसके भीतर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो इसका कार्य क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत 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 महत्वपूर्ण काम है। जब आप सांस खींचते हैं एक कटोरा, जैसे क्या किया, उमच के इसे खांस खींचते हो, ऐसे जब सांस खींची जाती है, तो जब सांस आप कस के खींचते हैं, तो वो सांस कहाँ पे जाती है, फेफड़े के भीतर जाती है, फेफड़ा में गई सांस। अब जब सांस फेफड़ा में जाती है, तो फेफड़ा में जब जाती है सांस, हवा जब सांस जो मतलब हवा, वायु, वायु के भीतर बहुत सारी मतलब गैसें होती है, एक ही नहीं कि ऑक्सीजन ही होती है, हवा में सारी गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई, और भी गैसें होती है। तो हवा में कई सारी गैसों का मिश्रण होता है, वायु। और जब आप सांस खींचते हैं, तो कम से कम आधा लीटर बोतल में जितनी हवा भर भर सकते हैं, उतनी हवा
आधा लीटर बोतल में जितनी हवा आ सकती है उतनी हवा आप ऐसे एक बार में खींच लेते हैं। ऐसे जब खींचते हैं तो एक बार में आप जितनी भी हवा खींच लेते हैं वो क्या होती है, आधा लीटर हवा जो थी बोतल के भीतर जितनी हवा आ जाती है उतनी हवा आप खींच लेते हैं। वो हवा कहाँ जाती है, फेफड़ा के भीतर जाती है। और जब वो फेफड़ा के भीतर जाती है तो फेफड़ा में आया होता है ब्लड। कहाँ से आता है, हार्ट से। हार्ट से आके फेफड़ा में मिलती है एक नस, वहाँ हार्ट पंप करता है सीधे पहले फेफड़ा को ब्लड। और जब फेफड़ा को ब्लड जो होता है पंप करता है तो वो ब्लड कहाँ में आता है, फेफड़ा फेफड़ा में आता है। फेफड़े में ऑक्सीजन मिलाने के लिए ही आता है ब्लड। ब्लड फेफड़े में आता काहे के लिए, ऑक्सीजन मिलाने के लिए। ऑक्सीजन कहाँ से आती है, आप सांस खींचते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ में जाती है, फेफड़े में जाती है। और फेफड़े में आता है ब्लड। ब्लड वहां से ऑक्सीजन को ले जा करके, ब्लड क्या करता है, वहां से ऑक्सीजन को उठाएगा चुपचाप, और चुपचाप ऑक्सीजन को उठा करके वहां से निकलेगा। और वहां से निकलेगा और कहेगा ये बाबू हम ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन मिला के लाए हैं। वो पूरे बॉडी को बांटता हुआ जाएगा, हर एक अंग में, क्योंकि पूरे बॉडी में है कोशिका, और कोशिका के भीतर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, शोषण, ऑक्सी शोषण करवाता है। क्या कराता है, ऑक्सी शोषण। यही क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यही क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सी शोषण कराता है। ब्लड क्या करेगा, ब्लड पूरे बॉडी में कोशिका है, पूरे बॉडी में जब कोशिका है तो जब फेफड़े से निकलता है तो हर एक अंग को, एक एक अंग कोई छूटने नहीं पाता है, हर एक अंगों को क्या करेगा, ब्लड बांट देगा। और जब ब्लड बांटेगा, ब्लड क्या कर देगा, ऑक्सीजन बांट देगा। वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया ले लेता है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही लेता है, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, उसका ऑक्सी शोषण कराएगा। ऑक्सी शोषण कराने के बाद उसमें क्रेब्स साइकिल चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कराता है, क्रेब्स साइकिल चलाता है। इसमें क्या चलाता है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, इसमें एक क्रेब्स साइकिल चलता है। जब वो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, ऑक्सीजन मतलब क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ब्लड ऑक्सीजन, जो खून होता है हमारा वो खून ऑक्सीजन को ले लेता है और पूरे बॉडी में बांट देता है। उसमें से ऑक्सीजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया ले लेता है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका में क्या है, प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया। ये ससुरा माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को लेकर के क्रेब्स साइकिल चलाएगा। और क्रेब्स साइकिल की खोज किसने किया था, तो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इस वाले साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल रखा गया। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल चलाएगा। और क्रेब्स साइकिल चलने के बाद क्या बनता है, क्रेब्स साइकिल चलने के बाद 38 एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी, एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है। क्या बनता है, एक क्रेब्स साइकिल चलने के बाद 38 एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितने एटीपी बनते हैं, एक क्रेब्स साइकिल चलने से 38 एटीपी का निर्माण होता है। और 38 एटीपी का निर्माण होने से क्या बनता है, एक ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, एक ग्लूकोज बनता है, एक ग्लूकोज बनता है, एक ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है बाबू, एक ग्लूकोज बनता है। और एक ग्लूकोज से कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 4.2 कैलोरी, किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो 38 एटीपी का निर्माण किया किसने, माइटोकॉन्ड्रिया ने। कैसे किया, क्रेब्स साइकिल चला करके। पहले इसका ऑक्सी शोषण कराया, ऑक्सी शोषण कराने के बाद क्रेब्स साइकिल हुआ, क्रेब्स साइकिल चला, जब क्रेब्स साइकिल चला तो 38 एटीपी का निर्माण हुआ। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रीनोसिन, एड्रीनो, एड्रीनो, एड्रीनोसिन, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म, क्वेश्चन पूछा जाता है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आप समझ पाए। एक ग्लूकोज बनता है, क्या है, एक ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। किसने किया था, अल्टमैन। अल्टमैन एक व्यक्ति थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, ऊर्जा किसने बनाई, देखो
ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ही ऊर्जा बोली जाती है। ग्लूकोज ही क्या है, अपने आप में ऊर्जा है। तो ऊर्जा का निर्माण किसने किया, तो ऊर्जा का निर्माण माइटोकांड्रिया ने किया। तो कोशिका के भीतर पाया जाता है ना माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया बाबू कोशिका के भीतर है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, तो माइटोकांड्रिया में चलता है। ठीक है, ऑक्सी शोषण कौन कराता है, ऑक्सी शोषण माइटोकांड्रिया कराता है। कौन कराता है, ऑक्सी शोषण कौन कराता है, ऑक्सी शोषण माइटोकांड्रिया कराता है। ऑक्सी शोषण कौन कराता है, माइटोकांड्रिया कराता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, तो माइटोकांड्रिया में चलता है। 38 एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकांड्रिया में होता है। किसके पश्चात होता है, तो क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप अर्थात क्रेब्स साइकिल के बाद में होता है। इतनी बात समझ गए होंगे। जब आप इतनी बात समझ गए तो आपको एक चीज और पूछी जाती है कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने किया, अल्टमैन ने किया। कभी कभी ये पूछा जाता है कि पावर ऑफ बॉडी, ठीक है, पावर ऑफ बॉडी मतलब शक्ति, शरीर का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, तो शरीर का ऊर्जा ग्रह भी किसे बोला जाता है, माइटोकांड्रिया को बोला जाता है। या शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। ठीक है, तो आप माइटोकांड्रिया समझ गए। माइटोकांड्रिया का मेन काम क्या है, ऊर्जा को बनाना। माइटोकांड्रिया का मेन काम ऊर्जा बनाना, माइटोकांड्रिया का मेन काम ऊर्जा बनाना हो गया। अब हम समझते हैं गाल्गी बॉडी। क्या समझते हैं, गाल्गी बॉडी। अब हम क्या समझेंगे, गाल्गी बॉडी। अब गाल्गी बॉडी को समझ लेते हैं क्या होता है। गाल्गी बॉडी का काम जो होता है वो होता है, गाल्गी बॉडी का काम ऊर्जा का परिवहन करना होता है। क्या होता है, ऊर्जा का परिवहन करना। ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है गाल्गी बॉडी। कौन करता है, गाल्गी बॉडी। ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, गाल्गी बॉडी करता है। ठीक है, गाल्गी बॉडी, ठीक है, गाल्गी बॉडी होता है। अब गाल्गी बॉडी को तारककाय कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तारककाय। गाल्गी बॉडी, गाल्गी बॉडी या बॉडी, गाल्गी बॉडी जो होता है वो क्या होता है, तारककाय कहा जाता है। इसका मेन काम होता है ऊर्जा का परिवहन करना। क्या होता है, ऊर्जा का परिवहन करना। ऊर्जा का परिवहन करना, परिवहन करना मतलब ले जाना। परिवहन, परिवहन करना मतलब क्या होता है, ले जाना। ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, तो ऊर्जा का परिवहन करता है गाल्गी बॉडी। गाल्गी बॉडी का मेन काम होता है परिवहन करना। जैसे कि क्या है, हम इस समय पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज्यादा ऊर्जा काहे की है, जीव को जरूरत है इसको। ठीक है, जीव को सबसे ज्यादा जरूरत है ऊर्जा की, क्योंकि जीव कितनी इतनी छोटी जीव है, छोटी सी जीव है, इसको ऊर्जा कितनी बनाएगी। इसके भीतर भी क्या है, कोशिका है। अब इसमें बहुत सारी कोशिका है, तो कोशिकाएं हैं तो ऊर्जा बना रही होंगी, लेकिन है तो बहुत छोटी। अब जब बहुत छोटी है तो ऊर्जा भी क्या बनाएगी, बहुत कम बनाएगी। तो ये आधा घंटा में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो ऊर्जा है वो थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी। तो हमको तो क्या है, हमको तो बहुत ही ज्यादा पढ़ाना है। और जब पढ़ाना है तो हमारी बॉडी थोड़े समय के पश्चात क्या होगा, बोलना बंद कर देंगे। करके खत्म हो जाएगी हमारी ऊर्जा, हम बोलना ही बंद कर देंगे। ऐसे ऐसे चिल्लाते रहेंगे बस, और कुछ होगा नहीं हमसे। ठीक है, तो कहने का मतलब है, जो मजदूर होता है उसको हाथ पैर में ऊर्जा की जरूरत होती है। जो दौड़ने वाला होता है उसको, एक मिनट रुकिए। देखिए, हम यहाँ पे बाबू समझ रहे थे, थोड़ा इमरजेंसी काम आ गया था इसीलिए गए। ठीक है, देखिएगा, हम यहाँ पे समझ रहे थे गॉल्गी बॉडी जो होता है उसका काम क्या होता है। गॉल्गी बॉडी का काम होता है ऊर्जा का परिवहन करना। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे जबान को है, जीव को हमारे सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। तो एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए पूरे शरीर में जो ऊर्जा को क्या करे, धो करके पूरे शरीर से, हाथ पैर और सब पूरे बॉडी से ऊर्जा को खखोर करके, पूरे बॉडी से ऊर्जा को निचोड़ करके किसको देना चाहिए, जबान को। ताकि वो सब जगह से ऊर्जा ला ला करके, सब जगह से ऊर्जा को धो करके, सब जगह से ऊर्जा को ला करके किसको दे, जबान को। ताकि क्या है, इसको ऊर्जा लगातार मिलता रहे और हम लगातार कार्य करते रहें। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हाँ ये कितना जरूरी है। गाल्जी बॉडी अगर नहीं होगा तो कोई व्यक्ति काम कर पाएगा नहीं। दौड़ने वाला व्यक्ति दौड़ नहीं सकता है, थोड़ी देर बाद थक के गिर जाएगा। ठीक है, मजदूर थोड़ी देर तक काम नहीं कर सकता है।
पूरे 5 घंटे 8 घंटे काम करना होता है, कैसे कर पाएगा वो? नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए। ईश्वर जो था वो बहुत ही ज्यादा दिमागदार था, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा था, जो हमारे शरीर में सब कुछ सुविधा करा के रखा है, एक साधन भी दे रखा है ऊर्जा को ढोने और लाने के लिए। इसका रास्ता कोशिका से बाहर है, ठीक है, ये कोशिका के बाहर जा सकता है, ठीक है, दूसरे कोशिका में जैसे जवान तक आना है तो ये भी उधर से ऊपर से लगा के नीचे तक आता है, तो जाने का रास्ता है कि नहीं है। तो ये कोशिका क्या करेगा, ये हमारे कोशिका से निकल करके दूसरे वाले जगह पे जा करके क्या करता है, ऊर्जा को देता है। तो गाल्जी बॉडी का काम होता है ऊर्जा का परिवहन करना अर्थात ऊर्जा को धोना, ठीक है। तो अब अगला चीज आता है, आप देखिएगा अगली ये चीज आती है कि कोशिका जो होती है एक राई के दाने के समान होती है, बहुत छोटी मतलब गोल होती है। अब कोई गोल चीज है वो पिचकने ना पाए, उसके लिए क्या करते हैं, अगर जैसे आप मकान बनाते हैं, मकान जो है मतलब कहीं पिचक ना जाए या फिर बैठ ना जाए, उसके लिए बीच में दीवार या पिलर बनवा देते हैं। पिलर पिलर क्या करता है, कंकाल का काम करता है। जैसे आपके शरीर में हड्डियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, कंकाल का काम करती है। नहीं तो हड्डियां नहीं होंगी तो आपका शरीर जो होगा उठ पाएगा, नहीं उठ पाएगा, कभी भी नहीं खड़ा हो पाएगा, वो खड़े नहीं हो सकता है। बात समझ पा रहे हैं ना, कभी भी वो खड़ा नहीं हो पाएगा, समझ रहे। इसीलिए हड्डियां कंकाल का काम करती हैं। इसी सेम इसी प्रकार से क्या करती हैं, ये जो होता है, ये इस कोशिका के भीतर क्या करते हैं, इस कोशिका के भीतर एक पिलर बना दिया जाता है ऐसे। क्या करते हैं, इस अंदर एक पिलर होता है ऐसे, ये जिगजैग मोशन टाइप का, ऐसे क्या होता है, एक पिलर बना दिया जाता है ताकि कोशिका पिचकने ना पाए, क्या करने ना पाए। ये इसके भीतर एक ऐसे जिगजैग टाइप का क्या बना देते हैं, एक इस टाइप का एक पिलर समझ लीजिए बना देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का कंकाल बोला जाता है। इसका नाम वैज्ञानिकों ने रखा है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ईआर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ईआर कहते हैं। ईआर एक क्वेश्चन आया था कि अंतः प्रदत्त जालिका क्या होती है, अंतः प्रदत्त जालिका का कार्य क्या होता है। तो इसको हिंदी में ही अंतः प्रदत्त जालिका भी कहते हैं। ईआर को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः प्रदत्त जालिका, लेकिन अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हिंदी में अंतः प्रदत्त जालिका कहते हैं, अंतः प्रदत्त जालिका। अब ये अंतः प्रदत्त जालिका क्या करती है, कोशिका में कंकाल का काम करती है, अर्थात कोशिका को पिचकने से रोकती है, कोशिका पिचकने ना पाए, इसलिए यह क्या करती है, पिलर का काम करती है, अर्थात कंकाल का काम करती है, ठीक है। अब बात यह है कि जब वैज्ञानिकों ने इस इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को जूम करके देखा तो ये ससुरा दो टाइप का दिखा। ये क्या है, एक आधा जो था इसका हिस्सा चिकना था और आधा हिस्सा खुरदुरा था। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को जब जूम करके वैज्ञानिकों ने देखा तो ये क्या था, दो प्रकार का दिखा। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो था ये क्या है, वैज्ञानिकों ने ईआर को जब देखा जूम करके, ईआर को काहे को, ईआर को, तो ये दो टाइप का दिखा, एक स्मूथ था, स्मूथ, एक स्मूथ था और एक कैसा था, एक हमारा स्मूथ था, दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा एक स्मूथ था और दूसरा जो था वो रफ था। कैसा था, रफ। अब देखिए जब वैज्ञानिकों ने देखा कि जो ईआर है ईआर है वह आधा जो था वो स्मूथ मतलब चिकना था, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ये चिकना हुआ क्यों, ठीक है, तो और इसको जूम करके देखा, इसके भीतर खोद करके जब देखा, इसके भीतर व अंदर व गए और इसके मतलब इसका और डिटेल से अध्ययन किया। जब इसका भीतर और अंदर डिटेल से अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि जो चिकना वाला है इस पे चिपचिपा पदार्थ है। कैसा है, चिपचिपा पदार्थ, और उस चिपचिपा पदार्थ को बोला कि इसके भीतर वसा होता है। क्या होता है, वसा, मतलब स्मूथ वाला स्मूथ क्यों हुआ, उसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ था, उस चिपचिपा पदार्थ को बोला वसा है। तो स्मूथ वाला स्मूथ बाबू क्या हुआ, ये वसा बनाता है। क्या बनाता है, ये वसा फैट को उत्पन्न करता है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का आधा हिस्सा जो होता है वो फैट बनाता है। क्या बनाता है, फैट मतलब स्मूथ। दुनिया की हर एक चिपचिपी चीज, जैसे कि क्या हो गया, आपका कोलगेट मंजन हो गया, आपका दही हो गया, आपका डालडा हो गया, आपका तेल हो गया, आपका साबुन हो गया, मतलब जो भी दुनिया में चिपचिपी चीजें हैं, शैम्पू हो गया, ठीक है, आपका जो शैम्पू होता है जो आप चेहरे पे लगाते हैं, साबुन होता है, क्रीम होता है, ठीक है, और लिपस्टिक, जो भी चिपचिपी चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे लबाबदार जो होती है ना,
वो सारी चिपचिपी चीजें क्या करती हैं, फैट उत्पन्न करती हैं, अर्थात वसा उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, वसा बनाती हैं। तो सारी दुनिया की सारी भी चीजें, दुनिया की हर एक चिपचिपी चीज क्या आती है, वसा बनाती है। ठीक है। अब देखिए, अब इसका जब देखा वैज्ञानिकों ने देखा कि हाँ एक तरफ का तो काम खत्म हो गया कि स्मूथ वाला स्मूथ क्यों हुआ, उस पे वसा है इसलिए स्मूथ हुआ, लेकिन आधा इसका जो है वो खुरदुरा काहे हो गया। तो इस पे जब जूम करके देखा तो इसके भीतर बहुत छोटे छोटे दाने थे ऊपर। जैसे क्या होता है, कभी कभी किसी बच्चे को क्या होता है, कहते हैं उनके ऊपर माता रानी उछर आई है, ठीक है, या उसको लाल बुखार आ जाता है तो छोटे 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 बहुत सारे दाने आ जाते हैं। तो स्किन को अगर छू के देखोगे तो खुरदरी दिखेगी, मतलब ऐसा दिखेगा बिल्कुल जैसे रेगमाल होता है। रेगमाल जानते हो कि नहीं जानते हो, जिससे आप टायर वगैरह घिसते हैं या फिर दीवारों को पहले घिसा जाता है, तो आप उस पर हाथ चला कर देखिएगा तो ऐसा लगेगा जैसे आर 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 कुछ बनता है। ठीक है, गाँव में बोलते हैं आर आर लगता है, ये बोला जाता है गाँव में, बोलते हैं आरअरवा लग रहा है, ऐसे छू के देखते हैं स्किन बढ़िया नहीं है, चिकनी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो स्मूथ लग रहा है, मतलब क्या आरआर लग रहा है, मतलब बेकार लग रहा है ना। तो खुरदुरा लग रहा है, मतलब खुरदुरा जिसको बोलते हैं, रफ। तो ये रफ काहे हुआ, इसके भीतर बहुत छोटे छोटे ऐसे बहुत छोटे 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 दाने पाए गए थे। छोटे छोटे दानों को बोला गया राइबोसोम। क्या बोला गया, राइबोसोम। इन छोटे छोटे दानों की वजह से जो ईआर था वो रफ हो गया था। क्या हो गया था, रफ हो गया था। ये रफ काहे हुआ, ये रफ इसलिए हुआ क्योंकि इतने हिस्से में, खुरदुरे वाले हिस्से में, रफ वाले हिस्से में राइबोसोम था, छोटे छोटे दाने थे, उसी छोटे छोटे दानों को ही राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम। अब राइबोसोम का काम क्या होता है, तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन का बनाना, प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनाता है कौन, प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। राइबोसोम ही ऐसा है जो प्रोटीन को बनाता है, राइबोसोम ही ऐसा है जो प्रोटीन को बनाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईआर का इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में प्रोटीन कौन बनाता है। ठीक है, तो प्रोटीन कौन बनाता है, तो लोग कहते हैं रफ, रफ वाला हिस्सा, रफ वाले हिस्से का राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, कभी कभी आता है कि हाँ दोनों दे देता है राइबोसोम, वैसे अगर ऑप्शन में आता है राइबोसोम तो आप राइबोसोम लगाइएगा, रफ नहीं लगाइएगा। ठीक है, रफ वाले तरफ से जो होता है प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हो गया, तो इधर है इतने में रफ, तो रफ वाले हिस्से से जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण होता है, और जो स्मूथ वाला हिस्सा होता है उससे जो होता है क्या निर्माण होता है, उससे निर्माण होता है हमारा वसा का। समझ गए ना। तो ये होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो होता है दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा बनाता है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है राइबोसोम, अर्थात रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुलम के ऊपर जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो दानेदार संरचना होती है राइबोसोम, वो प्रोटीन बनाती है। ठीक है, अब ये राइबोसोम भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ये राइबोसोम बाबू कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। समझिएगा, ये राइबोसोम भी कितने प्रकार का होता है, इसको मिटा देते हैं। ईआर को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप हम बोलते जा रहे हैं, आप वीडियो को स्लो करके नोट्स बना सकते हैं, इसको रिपीट करके देख सकते हैं। अब जब आप इसको एक दो बार रिपीट करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक ये चीज आपको याद हो जाएगी। ठीक है, बायोलॉजी इतनी अच्छी चीज होती है, आप अपने शरीर के बारे में अवश्य जानिएगा कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपके बॉडी में आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा राइबोसोम जो होता है, एक हमारा क्या होता है, राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक ये और एक ये। एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। ठीक है, ये 805 नहीं लिखा है, 80 लिखा है, फिर एस लिखा है। क्या लिखा है, एस, तो हम इसको एस को थोड़ा अजीब टाइप से बना देते हैं, ये एस हो गया, और ये एस को भी हम थोड़ा अजीब टाइप से बना देते हैं, ये एस हो गया। ठीक है, 70S और 80S। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट। क्या होता है, एस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट, कॉफिशियंट।
सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है कि आप किन्हीं दो पदार्थों को लीजिए और पानी में डाल दीजिए, ठीक है, पानी में डाल दीजिए, जो पानी में सबसे पहले बैठ जाएगा उसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट ज्यादा है, और जो बाद में बैठेगा उसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कम है, ठीक है। लिक्विड में डाल करके आप सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट की कंपैरिजन कर सकते हैं किन्हीं दो पदार्थों में। जैसे आप दो पार्टिकल या दो चीजें लेते हैं और इन दोनों को क्या करते हैं, आकार में बराबर या होनी चाहिए, ठीक है, या फिर ऐसे भी आकार में बराबर हो या ना हो, लेकिन उनको तो अगर साथ साथ पानी में डालते हैं, जो पहले बैठ जाएगी उसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट ज्यादा है, और जो बाद में बैठेगी उसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट जो है वो कम है। तो अब यहाँ पे समझिएगा सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। अब बात है राइबोसोम है, राइबोसोम करता है प्रोटीन बनाता है, तो ये दोनों बाबू क्या बनाते होंगे, ये दोनों बाबू बनाते होंगे प्रोटीन। ये ससुरा प्रोटीन बनाएगा 70S वाला कम बनाता है और 80S वाला ज्यादा बनाता है। तो ज्यादा प्रोटीन किसको जरूरत है, जो बड़ा बड़ा शरीर लेके घूमता है ना उसको प्रोटीन ज्यादा जरूरत है। जो बड़ा जैसे जानवर हो गया, भैंस हो गए, भैंस जानते हैं, भैंस भैंस होगा, हाथी हो गया, जान शेर हो गया, हम लोग हो गए, ठीक है, मानव हो गया। मानव क्या करता है, 80 किलो, 1 कुंटल का भी कोई मानव होता है, 1 कुंटल का भी मानव होता है, तो जो चलेगा तो बड़ी अजीब से चलेगा, बिल्कुल मांस हिला हिला के चलता है। चलता है तो उसका मांस खुद ही कूदता रहता है, ठीक है, पेटवा आगे से कूदेगा हिम्मत के, ऐसे ऐसे हिला चल, बिल्कुल। वो क्या होता है, 4 व्हीलर वाली गाड़ी आगे हुचोरा हुचोरा मारत हुए चलत है, ठीक है, हिचलोरा क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं गांव में, कहते हैं इनकी जो गाड़ी है वो क्या है, हिचकोले ले रही है, क्या ले रही है, हिचकोले। तो जो 1 कुंटल का मनुष्य होता है, मानव, वो क्या करता है, 1 कुंटल का मानव जब चलेगा तो उसके जो आसपास का मांस होता है ना वो अजीब टाइप से चलता है, बिल्कुल हिलता हुआ चलता है, समझ रहे ना। उसको प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कहने का मतलब उसके भीतर क्या होना चाहिए, 80S राइबोसोम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 80S वाला राइबोसोम होना, मतलब जो हमारे आंखों से दिख जाते हैं, इस दुनिया में जो जानवर हमारी आंखों से दिख जाए उसको समझ लो 80S वाले की जरूरत है। इसको 80S राइबोसोम की जरूरत है, जो हमारी आंखों से जानवर दिख जाए, जैसे हाथी, चूहा, बिल्ली, चींटी, ये सब क्या है, आंखों से दिख जाते हैं। तो इनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो हमारा 80S राइबोसोम पाया जाता है। और 70S राइबोसोम जो होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे वायरस हो गया, कोरोना वायरस चला था ना, पूरा पूरा तहलका मचा के रख दिया था कि पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया, विश्व भर में, यहाँ कोरोना वो वायरस था, वो क्या हमारी आंख से दिखता है, उसको जरूरत है, बहुत छोटा होता है ना, इसलिए उसको 70S राइबोसोम की जरूरत है, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, 70S राइबोसोम की जरूरत है, ठीक है। जितने भी हमारे बैक्टीरिया वायरस से होने वाले रोग होते हैं, ये सब छोटे जीवों को क्या चाहिए, हमको 70S चाहिए, समझ गए ना। तो राइबोसोम भी आप समझ गए दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाता है, ठीक है, 70S राइबोसोम बहुत कम बनाता है। तो कम प्रोटीन जिसको चाहिए वो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, बहुत छोटे जीवों को चाहिए। और जो बहुत बड़े बड़े धुद्धड़ होते हैं, जैसे हाथी हो गया, गैंडा हो गया, एलिफेंट वो हो गया, एलिफेंट जैसे ऊंट बोलते हैं, कैमल, कैमल कैमल मतलब ऊँट वाला ना। तो ये सारी चीजें जो है, इन लोगों को अगर क्या है प्रोटीन की जरूरत है तो 80S वाला राइबोसोम देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब राइबोसोम समझ गए, ईआर समझ गए, अब ईआर के आगे देखिए क्या है। अब हम इसको रख कर दिए हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आज क्लास कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है। अब आगे चीजें जो है इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर आगे अगर इस टाइप के वीडियो और बनाने हैं हमको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं और भी इसी टाइप के वीडियो आप लोगों को अवेलेबल कराता रहूंगा। जय हिंद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।